सकता है, ऐसी चर्चाएं जो है वो सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये मीडिया में हम देख रहे हैं। जी। ये मैंने खुद कल जयंत पाटिल से भी बात किया। तो जयंत पाटिल का बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया गाड़ी में ही रहेंगे, ऐसा उस तरह से उन्होंने मेरे से बात की है। ये सिर्फ चर्चा है, ऐसी बात उन्होंने मुझसे कही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब ये चर्चा ही है तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई कारण नहीं बनता। सर, ये भी बात सामने आ रही है कि इस मर्जर को लेकर सुमित्रा पवार जो है कहीं ना कहीं मतलब विरोध में है, इस बात को लेकर उन्हें कैबिनेट दिया जा सकता है, इन बातों को लेकर वो विरोध कर रही है और इस वजह से जो है मुलाकात भी जो है इनकी बढ़ गई है एनसीपी शरद पवार फैक्शन की महायुति के साथ, क्या कहना चाहिए? देखो, मैं जब ये चर्चा ही है तो इसमें हमें कोई पढ़ने का कोई कारण नहीं है। और मुझे लगता है कि जब खुद जयंत पाटिल ने मुझे कहा है कि हम लोग सिर्फ ये सिर्फ अफवाह है, जी। और अफवाह होने की वजह से इस पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने डिस्कशन कोई करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं अजित पवार गुट हो या शरद पवार गुट हो, इनके पार्टी का अंतर्गत मामला है, उसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा माथापीछी कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, टीएमसी के जो रिबल्स एमपीज हैं, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश बैरिक, या वो अनअपोज्ड राज्यसभा के लिए इलेक्टेड हुए बीजेपी की टिकट से, क्या कहना चाहेंगे? बस सब सेटिंग है। बीजेपी कैसी पार्टियां तोड़ती है, एक एक पार्टियों को कैसे, छोटी पार्टियों को ख़त्म कैसे करना चाहती है। उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि हम लोग जो स्टेट पार्टी है उसको पूरी ख़त्म कर देंगे, और वही उनका अभियान शुरू है। तो इसलिए सुष्मिता हो या कोई उनका और एक अनपोज चुन के गया हो राज्यसभा में बीजेपी में, हाँ, तो बीजेपी में गया, तो ये तो चलते रहेगा। अब ये बीजेपी ने जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक नंगा नाच बना के रखा है, डर्टी पॉलिटिक्स जिसको बोलते, वो लाई है, उसका आधार पर ये सब चीज़ें आपको देखने मिल रही है। सर, एसआईटी जो है अपनी इंटरिम रिपोर्ट जो है वो 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करने वाली है राम मंदिर डोनेशन केस को। देखो, उसमें एसआईटी ने जो अयोध्या के पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट दर्ज की है, उसमें जो आरोपी उनने बनाई है उसके सिर्फ नाम लिखे हैं, उनका ना पिताजी का नाम है, उनका सरनेम है, ना उनके एड्रेस है। तो एसआईटी कैसी उनको बचाना चाहती है, वो एक बात सामने आई है। जो पहला एफआईआर दर्ज हुआ उसमें एक बात स्पष्ट हुई है। तो एसआईटी का रिपोर्ट अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, तो उसमें जब पूरी बात जब सामने आएंगी तब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार और केंद्र की मोदी की सरकार लोगों के पसीने का पैसा, मेहनत का पैसा, जो श्रद्धा से भगवान श्री राम के ऊपर उनके चढ़ावा में दिए थे, वो पैसे पे डाका कैसे डाला गया, कैसा पैसा लूटा गया, ये बातें दोनों तरफ से, दोनों राज्य सरकार से और केंद्र सरकार की तरफ से छुपाई जाएंगी। यही हमें तात्पर्य ध्यान में आता है। बीजेपी का एक नेता तो ये कहता है कि जो चोरी हुआ पैसा है वो बेईमान लोगों का था, इस तरह से कहता है। तो इसका मतलब है कि जो श्रद्धा से पैसा दिए वो सब बेईमान हैं, और ये चोर, इनने जिनने डाका डाला है ये ईमानदार लोग हैं बीजेपी के, यही बात उसमें स्पष्ट होती है। सिर्फ फॉरेन करेंसीज जो है डिफरेंट कंट्रीज के वो रेड के द्वारा जो है रिकवर्ड हुए हैं बद्रीनाथ टेम्पल से, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे भी जो है डोनेशन स्कैम सामने आ रहा है। जितने भी हिंदुओं के मंदिर है जिसमें सरकार ने अपना आधिपत्य जमाया है, सभी जगह इस तरह के स्कैम आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी का एक ही काम है, राम नाम जपना और पराया माल अपना। और इसलिए आपको कई हिंदू के मंदिरों में बीजेपी ने जनता का, श्रद्धा का दिया हुआ पैसा लूटा, यही आपको पता मिलेगा। और ये बद्रीनाथ जी में हो या हर जगह हो, आपको गुजरात में भी कुछ मंदिरों का स्कैम आगे सामने आया है, तो ये सब जगह आपको देखने मिलेगा। सिर्फ दिल्ली पुलिस का ट्वीट है कि सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उन्हें मेडिकल इश्यूज के चलते, मेडिकल हेल्थ केयर के चलते जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, क्या कहना चाहिए?
जब जब मोदी डरते हैं तब तक वो पुलिस को आगे करते हैं। जो कहावत हमारे महाराष्ट्र में है, शायद देश में भी हो सकती है। मोदी जी को पता था कि 20 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है और 20 के पहले अगर सोनम वांगचुक को हम हॉस्पिटल के नाम से उनको हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती नहीं डालेंगे तो यह आंदोलन बड़ा होगा। मोदी सरकार के ऊपर पूरे युवाओं के तरफ से, पूरे देश भर से बड़े पैमाने में लोग वहाँ पहुँचने वाले थे, युवा पहुँचने वाले थे। और वो डर के वजह से सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती, आपने देखा होगा अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको स्ट्रेचर लाया जाता, स्ट्रेचर नहीं लाया गया, उनको एक कपड़े में घुमेट लिया। इसका मतलब है कि मोदी सरकार डर गई है, देश की युवाओं से डरी है। सोनम वांगचुक से तो डरी ही है, लेकिन देश की युवाओं से जो इन लोगों ने पेपर लीक कर बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, कई बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी। और उसके बाद में इन लोगों ने मिलिट्री लगाकर जो एग्ज़ाम ली नीट की, उसमें भी आपने देखा होगा कि आज कोई रिज़ल्ट जो जब सामने आए तो मार्कशीट में गड़बड़ कर दी, तो अब मार्कशीट का घोटाला चालू हो गया नया वाला। तो मिलिट्री लगाने के बाद भी ये मोदी सरकार देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करते ये बात सामने आई है। तो ये सरकार आने वाली जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है, स्पष्ट हो चुका है। और इसलिए मुझे लगता है कि देश भर के बच्चे अब मोदी सरकार के विरोध में आके खड़े हुए हैं। जैसे हमारे नेता राहुल जी ने राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, जो 2 बड़ी रैली की, उसमें पूरी युवाओं की बड़े पैमाने में भीड़ थी। वो उत्तराखंड का तो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, उसकी वहाँ की सरकार ने उसका पूरा विरोध किया था। लेकिन जब राहुल जी कल खुद गए तो वहाँ पे कितनी भीड़ थी, कितने युवा आए थे, वो आपने सबने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के विरोध में अब पूरी युवा जनरेशन उनके विरोध में आई है, यही आपको देखने मिलेगा। सर, आप ही की पार्टी के नेता राहुल जी ने जब युवाओं से संवाद साधा तो उन्होंने कहा है कि हाउ टू पेपर लीक हैपन, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट कुड बी द पोस्टपोन सॉल्यूशंस। इसको लेकर उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दिया है, क्या कहना चाहिए? देखो, सॉल्यूशन तो एक ही है कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर निकालना। मोदी सरकार बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रही है और इसलिए राहुल जी ने ये सवाल सभी युवाओं के सामने रखा है और उसका एक ही सॉल्यूशन जो है कि मोदी सरकार को अब सत्ता से बाहर करना। सर, राहुल जी ने ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो ईमानदार है या तो बेईमान रहे। अगर उनके पास करोड़ रुपए हैं तो वो जो है पेपर जो है खरीद सकते हैं, इस तरह की। बराबर सच बात बोली है, उसमें गलत क्या है? जो जिनके माँ बाप के पास पैसे हैं उन्हीं के बच्चों को अब पढ़ाई की व्यवस्था बनाई गई। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कितने महाराष्ट्र में हर अधिवेशन में कम से कम 5-6 नई यूनिवर्सिटी लाई जा रही है। तो बच्चों जिनके पास, उनके माँ पिताजी के पास पैसा होगा वही बच्चे पढ़ सकेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। ऐसी व्यवस्था बनाई और उसी आधार पर राहुल जी ने ये बात कही है कि अब बगैर पैसे वाले मीडियम क्लास के बच्चे, जिनके माँ बाप अगर मीडियम क्लास वाले हो, वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकेंगे। और इसलिए राहुल जी ने उस बात को स्पष्ट किया है। आखिरी सच बोलना ये भी उसके लिए ताकत लगती है, वो राहुल जी ने दिखाई। सर, राहुल जी ने भी ये भी कहा है कि इंडिया में जो है हाई टेक्नोलॉजी जो है पेपर लीक के लिए यूज़ की जा रही है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो है, इंटरनेट पे जो है पेपर्स लीक किए जा रहे हैं और जिनके पास करोड़ रुपए है वो खरीद सकते हैं। बिल्कुल है ना, सच है ना। और महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ उसमें बीजेपी के नेता लोग कार्यकर्ता उसमें हैं। और जो भी देश भर में जो नीट का एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है उसमें बीजेपी के ही नेता उसमें मिले हैं। तो बीजेपी और पूरी जितनी हाई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर बच्चों की ज़िंदगी से खेल रही, ये स्पष्ट हुआ है। सर, अभिनेता आमिर खान ने जो है तीसरी शादी की है, उससे लेकर जो है लगातार उन्हें जो है वो ट्रोल किया जा रहा है कि लव जिहाद किया जा रहा है। और अब जो है इसमें एक नया एंगल सामने आया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है उन्हें धमकी भी मिली है, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है सर। मुझे लगता है कि उनकी प्राइवेट ज़िंदगी है, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है।
अगर वो ज़बरदस्ती की रहती शादी तो ठीक है, उसको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उनकी दोनों पहले वाली बीबियाँ उनकी शादी में हाजिर है, ये है, तो सब ने तो देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि जब जिनसे तीसरी शादी करते समय में जो उनकी दोनों पत्नियां वहाँ साथ थी तो उनको तकलीफ नहीं, तो ये बाकी के लोगों को क्यों तकलीफ होना चाहिए, ये सवाल यहाँ पे उठता है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।